नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं उस सभ्यता का जो पूरे इतिहास का सबसे अधिक रहस्यमय सभ्यता है, जिसके बारे में हमें ये तो पता है कि लोग कौन थे, क्या करते थे, लेकिन यही नहीं पता चला आज तक कि वो लोग कहां से आए थे और कहां को चले गए। तो आज उस रहस्य से उस हद तक मैं पर्दा उठाने का प्रयास करूंगा जिस हद तक इतिहासकारों ने हमारे सामने पर्दा हटा करके परोसा है। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पिछले वीडियो में जहां तक आपको पता चल चुका था कि लोग क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे या पशुपालन कर रहे थे, ये सब हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग जानेंगे आगे की कहानी। लोग हैंडीक्राफ्ट के कामों में बड़ा उत्कीर्ण थे, लेकिन कौन सा हैंडीक्राफ्ट? उनका हैंडीक्राफ्ट था ब्रॉन्ज, कांसा। इसी कारण से इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग कांसे का इस्तेमाल कर रहे थे और ये कांसा बनता है कॉपर और टीन के मिलाने से। कॉपर तो हमें राजस्थान से मिल जा रहा था, लेकिन टीन हम अफगानिस्तान से मंगा रहे थे और इन दोनों को मिला करके जो कांसा तैयार होता था, उस कांसे से हथियार बनते थे, औजार बनते थे, बहुत सारे मूर्तियों को बनाया जाता था और भी बहुत सारी चीजों को बनाया जाता था। सवाल है कांसा ही क्यों? क्योंकि लोहे के बारे में पता नहीं था। कांसा तांबे से यानी कॉपर से अधिक सख्त यानी हार्ड मटेरियल होता है, इसलिए कांसे का इस्तेमाल किया जा रहा था और लोग इसमें काफी निपुण थे। लोग लोस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके कांसे से मूर्ति बनाते थे। अब सवाल है कि ये लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या है? इसे आप एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो आपको एक आकृति बनाना है, एक पेन की आकृति बनाना है, तो पहले आप क्या करोगे? मोम का पेन बनाओगे। उसे आराम से आप किसी भी आकार से कटिंग करके बना सकते हो। उसके बाद उस पेन के चारों तरफ आप मिट्टी का मोटा सा लेयर चढ़ाओगे और एक होल कर दोगे। होल करने के बाद आग में उसे गर्म कर दोगे तो होगा क्या? सारा का सारा अंदर का मोम मेल्ट होकर के बाहर आ जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा मिट्टी का बना हुआ एक सांचा। उसमें आप मेल्टेड मेटल डालोगे, कुछ देर में वो जम जाएगा, सांचे को तोड़ दोगे और आपके हाथ में मेटल का बना हुआ मटेरियल आ जाएगा। ऐसा बात नहीं कि लोग केवल मेटल यानी धातु के चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, लोग टेराकोटा के भी मूर्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कुछ टेराकोटा की भी मूर्तियां मिली हैं। सवाल है, ये टेराकोटा क्या है? ये टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए मूर्ति या मिट्टी के बने हुए बर्तन। उस वक्त पहिया हमें मिलता है, उस पहिए पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और ये काफी पॉपुलर था। जैसे आज आप देखते हो कि लोग बोन चाइना के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लाओ प्ला के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, सेरेमिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और उस पर फूल पत्तियों का चित्रकारी होता है, पेंटिंग होता है। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो बर्तन हमें मिलता है, उस बर्तन में लोग पेड़ पौधे का फिगर बनाते थे यानी चित्रकारी पेंटिंग किया करते थे। तो कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन सोसाइटी रहा होगा, कह सकते हो एक अपर लेवल का सोसाइटी रहा। आज के ऑन एन एवरेज पर्सन के मुकाबले तो मुझे थोड़ा अपर ही दिखता है वो, बहुत सारे आधार पर, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बात हो रहा था टेराकोटा का। तो लोग टेराकोटा के मूर्ति का जो हमें एविडेंस मिलता है, इससे कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी की तरफ नजर जाता है, क्योंकि मूर्ति हमें मेटल का भी बना हुआ मिला, टेराकोटा का भी मिला हुआ। मेटल वाले मूर्ति में फिनिशिंग साफ है एकदम, लेकिन टेराकोटा वाले में उतना फिनिशिंग नहीं है। शायद समाज में सोशल इनइक्वालिटी होगा, जो समाज के अपर क्लास के लोग होंगे वो मेटल के मूर्तियों का इस्तेमाल करते होंगे, जो लोअर क्लास के लोग होंगे वो शायद टेराकोटा के मूर्तियों का इस्तेमाल किया करते होंगे। ये तो बात हो गया हैंडीक्राफ्ट का। अब बात है ट्रेड का। क्या लोग ट्रेड कर रहे थे? जी हाँ, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे कोई सिविलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर बेस्ड, है ना, कोई सिविलाइजेशन होता है एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड। जैसे वैदिक एज जो है एनिमल हस्बेंड्री था,
ठीक है। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता ये व्यापार आधारित सिविलाइजेशन था, पूरी तरीके से ट्रेडिंग सिविलाइजेशन था। लोगों का मुख्य उद्देश्य ट्रेड होता था। इसे आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो कि ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेना होने का एविडेंस हमें नहीं मिलता है प्रॉपर, यानी एक प्रॉपर आर्मी नहीं थी। लोग ट्रेडिंग पर यकीन करते थे। हमें बहुत ही कम या ना के बराबर कह लो हथियार मिले हैं, वेपन्स मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन के। लोग ट्रेडिंग पर यकीन करते थे। और सवाल है कि ट्रेड में किस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे एक्सचेंज के लिए? करेंसी तो कुछ मिलता नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि लोग अनाज को एज ए करेंसी इस्तेमाल करते थे। इसलिए जितनी भी ग्रेनरी हैं वो हमें नदियों किनारे मिले। वो ग्रेनरी नहीं थे केवल, वो पूरी तरीके से एक आप बोल सकते हो टकसाल था, जहां से करेंसी के तौर पर अनाज को निकाला जाता था। वो मिस्र मेसोपोटामिया में भेजा जाता था और वहां से उनके सामानों को फिर खरीदा जाता था। यहां पर गौर करने वाली बात दो। पहली बात कि उस वक्त ग्लोबलाइजेशन था, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था और ट्रेड करने के लिए सी रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी लोग नाव बनाना जानते थे, समंदर की यात्रा करना जानते थे, समंदर के डायरेक्शन को जानते थे। यानी साइंस काफी डेवलप रहा, क्योंकि काफी समय लग गया समंदर पे। मॉडर्न एज में लोगों को समंदर पे महारत हासिल करने में, समंदर में सी रूट ढूंढने में, लेकिन वो लोग ढूंढ चुके थे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मिस्र वाले हमें क्या बोलते थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मिस्र वाले इस इंटायर सिविलाइजेशन को मेलुआ बोलते थे। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वास्तविक नाम है वो है मेलुआ। आप एक किताब पढ़े होंगे शायद, मेलुआ का मृत्युंजय, द इमोर्टल ऑफ मेलुआ बाय अमित त्रिपाठी। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरी बात मानो, आप एक बार पढ़ के जरूर से देखो। जबरदस्त किताब है, आपके दिमाग को खोल के रख देगा। और कहीं ना कहीं उस किताब की कहानियां इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप पढ़ो एक बार। तो सामाजिक संगठन के जिसके बारे में जैसा कि मैंने बताया, सिटी प्लानिंग के आधार पर लोग चलते थे। एक अपर टाउन जो ऊंचाई में होता था, जिसका एरिया कम होता था, उसमें शायद राजे रजवाड़े रहते होंगे। उसके बाद लोअर टाउन जो कि थोड़े नीचे में रहता था, उसमें आम लोग रहते थे। लेकिन इस अपर टाउन और लोअर टाउन के बीच में एक बेल्ट था और उस बेल्ट में ब्यूरोक्रेट्स रहा करते थे। तो अपर टाउन को सीताडेल बोलते थे, लोअर टाउन यानी आम नगर वासियों के लिए। इस तरह से समाज बटा था। राजे रजवाड़े जो अपर टाउन में रहते थे, ऊंचाई में पर से खड़े होकर के वो पूरे अपने इलाके पर नजर डालते थे कि कहां क्या चल रहा है। शहर रेड ब्रिक से बना हुआ था, चारों तरफ बड़े बड़े बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था, दो कारणों से। पहला कारण बाढ़ से बचने के लिए, दूसरा कारण दुश्मन से रक्षा करने के लिए। तो इन दो कारणों से शहर को चारों तरफ से मोटे मोटे दीवारों से घेरा गया था। पूरा शहर एक वेल प्लान्ड तरीके से बना हुआ था। सड़कें इस तरीके से 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करती थी। एक बिल्कुल प्लांट सिटी, और डेफिनेटली ये प्लांट सिटी एक दिन में नहीं बसा होगा, इसे स्पेशल कुछ चुनिंदा अमीर लोगों के द्वारा बसाया गया होगा। यानी कि इसमें कोई दो मत नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले से भारत में सिविलाइजेशन है। जब उन लोगों के पास पैसे अधिक हो गए तो वो एक प्लांट तरीके से शहर को बसाएं और वहां पर बस गए। जैसे आज चंडीगढ़ है, नोएडा है, गुड़गांव है, आगरा है, कोलकाता है, एक प्लांट सिटी। तो उस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्लांट सिटी रहा। सवाल है धार्मिक मान्यताएं क्या थी? तो धार्मिक मान्यताओं के बारे में कुछ खासा जानकारी नहीं मिलता है, क्योंकि एक भी धार्मिक स्थल नहीं मिला। उस ग्रेट बात को लेकर के ये धारणा माना जाता है कि शायद वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में इसका इस्तेमाल हुआ करता होगा, लेकिन प्रॉपर कोई मंदिर हमें नहीं मिलता है, कोई धार्मिक स्थल नहीं मिलता है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारी मूर्तियां मिली, खासकर महिला देवी की यानी मातृ देवी की मूर्तियां बहुत मिली। एक मूर्ति मिला जिसमें एक महिला के गर्भ से एक पेड़ बन रही है, शायद वो धरती माता होंगी। यानी इसमें कोई संदेह नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, मां प्रधान समाज थी, महिला प्रधान समाज थी। पुरुष देवताओं का भी हमें कुछ जिक्र मिलता है। जैसे एक मुहर मिला जो आप स्क्रीन में भी सामने देख रहे हो। इस मुहर में
एक योगी दिखता है पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ, जिसके 3 सींग हैं और उसके चारों तरफ जानवर बैठे हुए हैं, जिसे बाद में पशुपति, रुद्र देवता और भगवान शिव से कंपेयर किया गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो समाज था, इसमें महिलाओं को अधिक वेटेज दिया जाता था। इसी कारण से महिला देवी की मूर्तियां अधिक मिलती हैं। लोग जानवरों की पूजा करते थे, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि आज भी हम सभी सांप की, बैल की, गायों की पूजा करते हैं। उस वक्त भी लोग पशुओं की पूजा करते थे। यानी यहाँ पर एक लॉजिक मुझे दिखता है कि इंसान को जिस चीज से फायदा दिखा, उस चीज को उसने इज्जत दिया, उस चीज का उसने पूजा आराधना किया। जैसे गाय, जैसे पानी, अग्नि, वायु, ये जो पंच तत्व है, नेचर की पूजा करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने भगवान को देखा, आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने सूर्य को देखा है, आप बोलोगे हाँ। आकाश को देखा है, हाँ। अग्नि को देखा, हाँ। वायु को फील किया, महसूस किया, हाँ। पानी को देखा है, हाँ। ये पांचों भी तो भगवान है, पंचतत्व। सूर्य की पूजा करते हैं, अग्नि की करते हैं, वायु की करते हैं, आकाश की करते हैं, पानी की करते हैं, धरती की करते हैं। इन सबको तो हमने देखा है। लेकिन फिर भी हमसे जब पूछा जाता है कि आपने भगवान को देखा, तो हमारा जवाब होता है कि नहीं, हमने नहीं देखा है। क्योंकि समस्या यह है कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। जब तक वो वीएफएक्स इफेक्ट के साथ भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, तब तक हमें यकीन ही नहीं होगा। ये विडंबना है। यानी कुल मिला के देखें तो उस वक्त लोग नेचर की पूजा पर यकीन करते थे। मिस्र मेसोपोटामिया में मंदिर मिलता है, लेकिन इंडस में हमें एक भी मंदिर नहीं मिलता है। और बात यह भी है कि मंदिर, नेचर की अगर आप आराधना करते हो तो मंदिर की क्या आवश्यकता? क्या आप नेचर को मंदिर में बांध के रख सकते हो? क्या आप सूर्य को मंदिर में बांध के रख सकते हो? क्या वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, इन सबों को आप मंदिर में डाल के ही क्या करोगे? आपको जब साक्षात जो चीज दर्शन हो जा रहा है, जो परमेश्वर साक्षात आपको दिख जा रहे हैं, तो उसे मंदिर में बिठाने की क्या आवश्यकता है? किसी भी धार्मिक स्थल में बिठाने की क्या आवश्यकता? हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्ट हमें दिखता है क्या? उनका लिपि। उनका लिपि काफी मजेदार बात है कि वो अपना खुद का लिपि जनरेट कर चुके थे। उनको लिखना आता था। अलग बात है कि उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो कोई स्क्रिप्ट नहीं था, वो पिक्चरोग्राफी था, मतलब पिक्चर को ही इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। वो अपना डेवलप कर लिए थे, जबकि मिस्र मेसोपोटामिया ऐसा नहीं कर पाए थे। लोग मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते थे बाट का, बटखरे का, जो कि 16 के क्वेश्चन में चलता था, 16, 32, 64 ऐसे करके। ये भी एक यूनिक फीचर दिखता है जो आज के समाज से मैच करता है। आज के समाज में भी 16 आने का मतलब 1 रुपया होता है। तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं कि उनके पास मुहर था, मुद्रण था। यहाँ पर एक मुहर का बात उठता है कि ये मुहर का इस्तेमाल किया था। बहुत सारे मुहर मिले हैं। मुहर का इस्तेमाल एक तो था चीजों को सील करने के लिए, जो आप बेहतर जानते हो किसी चीज को सील करना क्या होता है। यहां पर एक और फैक्ट है जो कि गहन अध्ययन से पता चलता है कि मुहर में खासकर जानवर की आकृतियां रहती थी। वो लोग मुहर का इस्तेमाल करते थे अपने हाथों में बांधने के लिए। क्यों? एक कहानी के तौर पे मुझे बताता हूँ, क्योंकि मुझे कहानी के तौर पर ही जो पता चलता है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था जानते होंगे। वर्ण क्यों बोलते हैं? वर्ण मतलब तो कलर होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके एविडेंस हैं कुछ। वर्ण क्या होता था? जब बच्चे स्कूल जाते थे, वहां से पास होते थे, तो उनको टेस्ट के माध्यम से ये पता किया जाता था ये किस तरह के कामों को आगे करेगा। अगर ब्राह्मण वाले काम को करेगा तो ब्राह्मण कहलाएगा और व्हाइट थ्रेड पहनेगा हाथों में। क्षत्रिय वाला काम करेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा और रेड थ्रेड पहनेगा। अगर वो वैश्य वाले काम करेंगे तो वैश्य कहलाएगा और ग्रीन थ्रेड पहनेगा। और शूद्र वाले काम करेगा तो शूद्र कहलाएगा और ब्लैक थ्रेड पहनेगा। तो इस तरह से थ्रेड पहनने होते थे, धागे हाथ में बांधने होते थे। ये सिस्टम चलता था कुछ कि क्योंकि उस वक्त लोग किसी को देख करके कैसे पहचाने, तो वो उनके लिए आइडेंटिफिकेशन का काम करता था कि किस कलर का वो थ्रेड पहना है, उस वर्ण का वो कहलाएगा। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि यानी कि डजंट मैटर कि आपके माँ बाप किस जाति वर्ण से बिलोंग करते हैं, आप अपनी काबिलियत से अलग वर्ण में जा सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, अब इंसान का कैरेक्टर कैसा है, किस क्वालिटी का है, उसके लिए उसे उसके गुरुकुल से ही
एक मोहर मिलता था जिसमें किसी जानवर का आकृति बना होता था। लोग हाथों में रखते थे या पहनते थे, कुछ ताबीज बना के पहनते थे। तो उसी कारण से जानवरों के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, किसी में शेर, किसी में हिरन, किसी में बकरी, किसी में बैल। इसी कारण से वो उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को बयां करता था जो वो पहनता था। इस कहानी पर आप पूर्णतः यकीन भी नहीं कर सकते और पूर्णतः झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इतिहास है। नए रिसर्च होंगे तो हो सकता है ये अपडेट हो जाए, कुछ और इसका मीनिंग निकल जाए, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। एक खासा ध्यान देने वाली बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पत्थरों का इस्तेमाल नहीं दिखता है। अलग बात है धोलावीरा इसके अपवाद है। धोलावीरा एकमात्र ऐसा साइट है जहां पर पत्थर के एविडेंस मिले, वो भी किस लिए? 3 लेयर में बॉडी को दफनाने के लिए। अर्थात पहले बॉडी को दफनाया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था, उसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों का एक घेरा बनाया जाता था, और उस छोटे वाले पत्थर वाले घेरा के जस्ट आगे बाहर बड़े बड़े पत्थरों का फिर से घेरा बनाया जाता था। तो ये 3 लेयर होता था। ये केवल धोलावीरा में मिला। तो धोलावीरा इज एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शंस कांट बी एग्जाम्पल, और इसी कारण से बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पत्थरों का इस्तेमाल नहीं था। यहां तक हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब इसका एक आखिरी वीडियो में और लगाऊंगा जिसमें मैं उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या, ये कहां गए, क्या किसी ने आक्रमण किया था, क्या बाढ़ यानी फ्लड आया था, या सूखा पड़ गया था, या भूकंप आ गया था, क्या हो गया था आखिरकार, ये लोग कहां एकाएक गायब हो गए। इतना डेवलप्ड समाज, एक वेल प्लान्ड सिटी एकाएक लुप्त हो जाता है, इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाता है, कैसे? इस पूरे रहस्य से मैं पर्दा उठाऊंगा अपने अगले वीडियो में। तो इस पूरे कहानी को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इस पूरे सीरीज में, जिसका नाम है आर्टिकुलेट एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, जहां पर फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, चैनल को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।